हे देश की तकदीर, युवा क्रांतिकारी वर्ग, जब जब तूने अपनी ताकत पहचानी है तब तब नया इतिहास गढ़ा है। अतएव हे देश के भावी भविष्य, देश के स्वर्णिम कर्णधार, उठो जागो, लगा दो अपनी पूरी ताकत अपने लक्ष्य प्राप्ति में। तुम्हारे अंदर समाहित असीम शक्ति तुम्हारे परिवार, समाज व राष्ट्र को नई पहचान देने के लिए क्या प्रेरित नहीं कर रही है? सुनो उस आवाज को, उस जुनून को, उस प्रेरणा को जो तुम्हें तुम्हारी सफलता दिलाने में मील का पत्थर साबित हो। क्योंकि तुम ही ऐसे व्यक्तित्व हो कि अपने विरासत में पड़ी हुई पदवी, जगत गुरु के स्वप्न और सोने की चिड़िया को प्राप्त करने में सफल हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। कहा गया है कि युवा शक्ति है प्रबल शक्ति जो दम भर दे भरी जवानी में, युवा शक्ति है प्रबल शक्ति जो आग लगा दे पानी में, आग लगा दे पानी में। धन्यवाद। जय हिंद। आनंद सम्यक ही प्राप्त होता इच्छानुकूल परिणाम होने में, आनंद सम्यक ही प्राप्त होता इच्छानुकूल परिणाम होने में। सच्चे इंसान सदा बनते सही निज मन मैल धोने में, सच्चे इंसान पैदा होते सही निज मन मैल धोने में। महाभारत हुआ जुआ के चलते सभी ये जानते भी हैं, महाभारत हुआ जुआ के चलते सभी ये जानते भी हैं, मगर शर्म आती नहीं उनको खिलकर प्रतिष्ठा को खोने में, मगर शर्म आती नहीं उनको खिलकर प्रतिष्ठा को खोने में, खिलकर प्रतिष्ठा को खोने में। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी स्वस्थता, सक्रियता एवं सजगता देश को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर उस बेशकीमती तथ्य से जुड़ते हैं जो कि है व्याकरण का अंश, और वह आपके परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उस टॉपिक को यदि अच्छी तरह से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त करेंगे और इस टॉपिक से आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। इसी उम्मीद से हम जुड़ते हैं उस महत्वपूर्ण टॉपिक पदबंध एवं उपवाक्य से। तो आइए सबसे पहले पदबंध जो शब्द है इसको परिभाषा की कसौटी पर कसते हैं कि पदबंध है क्या। हम जब इसे परिभाषा की कसौटी पर बांधते हैं तो तथ्य सामने आता है कि वाक्य के अंदर ही शब्द और जो शब्द के रूप होते हैं वे अलग अलग होते हैं। अगर हम पद की बात करें तो पद का तात्पर्य उस शब्द से है जो कि वाक्य में विभक्तियों के साथ प्रयुक्त हो जाता है। अर्थात शब्द ही जब विभक्ति के साथ विभक्ति युक्त होकर के वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे पद कहते हैं, और पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। अगर इसे परिभाषा की सटीक कसौटी पर बांधते हैं तो यह तथ्य सामने आता है कि जब दो या दो से अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ के साथ किसी कार्य की इकाई को रूप देते हैं तो वे पदबंध की श्रेणी में आते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम इसको भी व्यक्त कर सकते हैं कि कई पदों के योग से जो वाक्यांश बनता है वह एक ही काम के लिए नियत होता है, निश्चित होता है, वही पदबंध कहलाता है। इसी परिभाषा को डॉक्टर हरदेव बाहरी ने बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया है, और उन्होंने अपनी परिभाषा व्यक्त की है कि वाक्य के उस भाग को पदबंध कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ प्रदान करते हैं, अर्थ देते हैं, किंतु वो अर्थ नहीं देते जो पूरा अर्थ वाक्य का होता है, वो पदबंध कहलाते हैं। तात्पर्य है कि वाक्य का वह भाग पदबंध है जो एक से अधिक पद आपस में समेटे हुए है और एक इकाई के अर्थ को व्यक्त करता है। जहां तक उदाहरण से हम इसे स्पष्ट करने की बात है तो इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि सबसे
तेज दौड़ने वाला धावक रेस में जीत जाता है। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि जो धावक है सबसे तेज दौड़ने वाला, अर्थात धावक की ये सबसे तेज दौड़ने वाला जो शब्द समूह है, पद समूह है, इसमें पदों का जो समूह है वह धावक की विशेषता बता रहा है। तो यह विशेषण पदबंध हुआ। इसी तरह से मोहन अत्यंत ही सुशील और परिश्रमी है। इस वाक्य में भी हम देखते हैं कि मोहन अत्यंत ही सुशील और परिश्रमी है। अत्यंत सुशील और परिश्रमी एक इकाई का बोध करा रहे हैं। सुशील और परिश्रमी, अत्यंत, ये शब्द मिलते हैं तो एक पदबंध का निर्माण करते हैं और इकाई को व्यक्त करते हैं जो कि मोहन की विशेषता, संज्ञा की विशेषता बतलाता है। तो इसको हम विशेषण पदबंध की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी प्रकार हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। आगे जो तथ्य है कि पदबंध की भेद कितने हैं, इस संदर्भ में हम तथ्य सामने हमारे प्रस्तुत है कि पदबंध के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है विशेषण पदबंध, तीसरा है क्रिया पदबंध और चौथा क्रिया विशेषण पदबंध। जहाँ तक संज्ञा पदबंध की बात है तो स्पष्ट तथ्य ये सामने आता है कि संज्ञा के साथ जो संज्ञा है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा होती है, उसके साथ जो समूह रहता है वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। यूँ इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी भी वाक्य में पदों का समूह जब संज्ञा के रूप में हो और एक निश्चित क्रम में अर्थ व्यक्त करे तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। अर्थात संज्ञा पदबंध का अंतिम जो पद होता है वह संज्ञा होता है, उसी पर वह आश्रित होता है, वही संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण के साथ हमें एक उदाहरण पर ध्यान देकर के समझ सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो इस वाक्य में किसने मार गिराया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। इसमें लंका के राजा रावण को इस इकाई में देखते हैं कई पद मिले हुए हैं और यह जो है सो संज्ञा पदबंध हुआ। इसी तरह से दूसरा जो भाग है विशेषण पदबंध है, अर्थात इसका तात्पर्य है कि जब किसी वाक्य में पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता नियत क्रम और निश्चित अर्थ में बताता हो तो वह विशेषण पदबंध की श्रेणी में आएगा। इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं और भाव को जान सकते हैं कि पदबंध का शीर्ष अर्थात अंतिम जो पद है वह विशेषण हो तो सभी उसी पद से आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण के साथ हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि सदैव तेज गति से दौड़ने वाली गाड़ियाँ अक्सर देर से पहुंचती हैं। सदैव तेज गति से दौड़ने वाली गाड़ियाँ अक्सर देर से पहुंचती हैं। इस वाक्य में सदैव तेज चलने वाली गाड़ियाँ, इसमें एक इकाई का बोध हो रहा है और विशेषता बता रहा है गाड़ियों की। तो इस तरह से यह विशेषण पदबंध हुआ। अगला यानी तीसरा भाग है क्रिया पदबंध, अर्थात मुख्य रूप से इस पदबंध में क्रिया की बात की जाती है। क्रिया एक प्रधान क्रिया होती है और उसके साथ अन्य क्रियाएं मिलकर के एक समग्र इकाई के निर्माण करते हैं। क्रिया के रूप में ही इसे ही क्रिया पदबंध कहते हैं। अगर उदाहरण के साथ हम इसे स्पष्ट करें तो निश्चित रूप से तथ्य सामने आता है कि राकेश छत से दिखाई दे रहा है।
अगर इसे हम शब्द को, वाक्य को पुनः आगे करें कि राकेश छत से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इस वाक्य में, इस इकाई में हम स्पष्ट देखते हैं कि दिखाई दे रहा है। दिखाई शब्द हो गया मुख्य क्रिया, देखना, और इसको इसके परिवार को बढ़ा रहा है, दे रहा है। इस तरह से क्रिया का जो रूप है वह हम देखते हैं कि 4 पदों में हो रहा है। तो इस तरह से यह क्रिया पदबंध हुआ। अब अंतिम है क्रिया विशेषण पदबंध है। पदबंध का अंतिम भाग है क्रिया विशेषण पदबंध। इसका अभिप्राय यह है कि क्रिया का विशेषता जो बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण के रूप में जो शब्द शीर्ष स्थान पर रहे और उसी पर भाव आश्रित हो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। तात्पर्य यह है कि वाक्य के अंतर्गत क्रिया का विशेषण रूप जो होता है वह शीर्ष स्थान पर रहता है। इस इकाई में उदाहरण के साथ इसे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि अखिलेश्वर ने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। अखिलेश्वर ने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा क्रिया मुख्य हो गई, मुख्य क्रिया प्रतीक्षा हुई, और रमा की आधी रात तक यह प्रतीक्षा की विशेषता बता रहा है। इसलिए रमा की आधी रात तक यह पदों का जो समूह है यह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। और एक उदाहरण हम स्पष्ट कर सकते हैं कि बालक ने सांप को पीट पीट कर मार डाला। इस वाक्य में मारना क्रिया है, और कैसे वह मारा गया तो पीट पीट कर मारा। पीट पीट कर जो शब्द है यह क्रिया विशेषण पदबंध है। तो इस तरह से आपने समझा कि क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध क्या है। अब तथ्य है कि पदबंध और उपवाक्य में क्या छोटा सा अंतर है। दोनों ही वाक्य के भाग हैं, दोनों ही वाक्य के भाग हैं। पदबंध को हम अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं, लेकिन शब्द को, उपवाक्य को क्लॉज कहते हैं। उपवाक्य जो है सो एक वाक्य का एक भाग होता है, वह पूर्ण अर्थ की प्रतीति भी उससे नहीं होती है, लेकिन आधा जरूर जो है सो वह अर्थ बताता है। और पदबंध दूसरी तरफ पदों का समूह होता है, लेकिन इसमें केवल आंशिक भाव ही प्रकट होते हैं, पूरे भाव नहीं दिखाई पड़ते, आंशिक भाव ही प्रकट होते हैं। लेकिन जो उपवाक्य होता है उसमें आंशिक वाक्य का जो खंड होता है वह पूरा भाव, एक वाक्य का खंड पूरा भाव दिखाई देता है। वह स्पष्ट करता है कि वाक्य का जो एक भाग है वह पूरा स्पष्ट है। जैसे ज्यों ही मोहन घर गया त्यों ही वह सो गया। ज्यों ही मोहन घर गया त्यों ही वह सो गया। इस वाक्य में ज्यों ही मोहन घर गया अर्थात ये क्रिया इसके साथ जुड़ी हुई है, और एक भाव तत्व का पूरा स्पष्ट हो जाता है कि घर जाना, और दूसरे में उपवाक्य में त्यों ही सो जाना। यह अर्थात दोनों जो उपवाक्य हैं इसमें क्रिया साथ जरूर रहती है। तो इस तरह से स्पष्ट हुआ कि उपवाक्य में जो होगा क्लॉज, उसमें शब्दों का तो समूह होगा ही, लेकिन उसमें क्रिया जरूर रहती है, और वह एक अर्थ की प्रतीति जो कराता है वह भले ही पूरा वाक्य का अर्थ न हो, लेकिन जो भी अर्थ की प्रतीति कराता है वह आधा जरूर रहता है। और पदबंध में ये स्थिति हमें केवल यही देखने को मिलती है कि आंशिक भाव ही हमें प्रतीत होता है, पूरा भाव नहीं प्रतीत होता है। तो इस तरह आपने समझा कि पदबंध की विशेषता और
पदबंध के भेद तथा पदबंध और उपवाक्य में सूक्ष्म जो अंतर है क्या है। यदि तथ्य ये आपको पसंद आए, अच्छे समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। क्या भाव इसमें आपको अच्छा लगा इसे शेयर करें और अच्छे तथ्य से जुड़ने के लिए तथ्य तरंग से जुड़े रहें, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य जो आएंगे तो आप उसे जल्दी से जल्दी जान सकें, उसे समझ सकें। इसी शुभकामना के साथ कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आनंद सम्यक ही प्राप्त होता इच्छानुकूल परिणाम होने में। आनंद सम्यक ही प्राप्त होता इच्छानुकूल परिणाम होने में। सच्चे इंसान सदा बनते सही निज मन मैल धोने में। सच्चे इंसान पैदा होते सही निज मन मैल धोने में। महाभारत हुआ जुआ के चलते सभी ये जानते भी हैं। महाभारत हुआ जुआ के चलते सभी ये जानते भी हैं, मगर शर्म आती नहीं उनको खिलकर प्रतिष्ठा को खोने में। मगर शर्म आती नहीं उनको खिलकर प्रतिष्ठा को खोने में, खिलकर प्रतिष्ठा को खोने में। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी स्वस्थता, सक्रियता एवं सजगता देश को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर उस बेशकीमती तथ्य से जुड़ते हैं जो कि है व्याकरण का अंश, और वह आपके परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उस टॉपिक को यदि अच्छी तरह से जान जाते हैं, समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त करेंगे और इस टॉपिक से आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। इसी उम्मीद से हम जुड़ते हैं उस महत्वपूर्ण टॉपिक पदबंध एवं उपवाक्य से। तो आइए सबसे पहले पदबंध जो शब्द है इसको परिभाषा की कसौटी पर कसते हैं कि पदबंध है क्या। हम जब इसे परिभाषा की कसौटी पर बांधते हैं तो तथ्य सामने आता है कि वाक्य के अंदर ही शब्द और जो शब्द के रूप होते हैं वे अलग अलग होते हैं। अगर हम पद की बात करें तो पद का तात्पर्य उस शब्द से है जो कि वाक्य में विभक्तियों के साथ प्रयुक्त हो जाता है। अर्थात शब्द ही जब विभक्ति के साथ विभक्ति युक्त होकर के वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे पद कहते हैं, और पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। अगर इसे परिभाषा की सटीक कसौटी पर बांधते हैं तो यह तथ्य सामने आता है कि जब दो या दो से अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ के साथ किसी कार्य की इकाई को रूप देते हैं तो वे पदबंध की श्रेणी में आते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम इसको भी व्यक्त कर सकते हैं कि कई पदों के योग से जो वाक्यांश बनता है वह एक ही काम के लिए नियत होता है, निश्चित होता है, वही पदबंध कहलाता है। इसी परिभाषा को डॉक्टर हरदेव बाहरी ने बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया है और उन्होंने अपनी परिभाषा व्यक्त की है कि वाक्य के उस भाग को पदबंध कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ प्रदान करते हैं, अर्थ देते हैं, किंतु वो अर्थ नहीं देते जो पूरा अर्थ वाक्य का होता है, वो पदबंध कहलाते हैं। तात्पर्य है कि वाक्य का वह भाग पदबंध है जो एक से अधिक पद आपस में समेटे हुए है और एक इकाई के अर्थ को व्यक्त करता है। जहां तक उदाहरण से हम इसे स्पष्ट करने की बात है तो इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाला धावक रेस में जीत जाता है। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि जो धावक है सबसे तेज दौड़ने वाला,
अर्थात धावक की ये सबसे तेज दौड़ने वाला जो शब्द समूह है, पद समूह है, इसमें पदों का जो समूह है वह धावक की विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण पदबंध हुआ। इसी तरह से मोहन अत्यंत ही सुशील और परिश्रमी है। इस वाक्य में भी हम देखते हैं कि मोहन अत्यंत ही सुशील और परिश्रमी है। अत्यंत सुशील और परिश्रमी एक इकाई का बोध करा रहे हैं। सुशील और परिश्रमी, अत्यंत, ये शब्द मिलते हैं तो एक पदबंध का निर्माण करते हैं और इकाई को व्यक्त करते हैं, जो कि मोहन की विशेषता, संज्ञा की विशेषता बतलाता है। तो इसको हम विशेषण पदबंध की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी प्रकार हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। आगे जो तथ्य है कि पदबंध की भेद कितने हैं, इस संदर्भ में हम तथ्य सामने हमारे प्रस्तुत है कि पदबंध के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है विशेषण पदबंध, तीसरा है क्रिया पदबंध और चौथा क्रिया विशेषण पदबंध। जहाँ तक संज्ञा पदबंध की बात है तो स्पष्ट तथ्य ये सामने आता है कि संज्ञा के साथ जो संज्ञा है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा होती है, उसके साथ जो समूह रहता है वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। यूँ इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी भी वाक्य में पदों का समूह जब संज्ञा के रूप में हो और एक निश्चित क्रम में अर्थ व्यक्त करे तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। अर्थात संज्ञा पदबंध का अंतिम जो पद होता है वह संज्ञा होता है, उसी पर वह आश्रित होता है, वही संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण के साथ हमें एक उदाहरण पर ध्यान देकर के समझ सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो इस वाक्य में किसने मार गिराया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। इसमें लंका के राजा रावण को इस इकाई में देखते हैं कई पद मिले हुए हैं और यह जो है सो संज्ञा पदबंध हुआ। इसी तरह से दूसरा जो भाग है विशेषण पदबंध है, अर्थात इसका तात्पर्य है कि जब किसी वाक्य में पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता नियत क्रम और निश्चित अर्थ में बताता हो तो वह विशेषण पदबंध की श्रेणी में आएगा। इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं और भाव को जान सकते हैं कि पदबंध का शीर्ष अर्थात अंतिम जो पद है वह विशेषण हो तो सभी उसी पद से आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण के साथ हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि सदैव तेज गति से दौड़ने वाली गाड़ियाँ अक्सर देर से पहुँचती हैं। सदैव तेज गति से दौड़ने वाली गाड़ियाँ अक्सर देर से पहुँचती हैं। इस वाक्य में सदैव तेज चलने वाली गाड़ियाँ, इसमें एक इकाई का बोध हो रहा है और विशेषता बता रहा है गाड़ियों की, तो इस तरह से यह विशेषण पदबंध हुआ। अगला यानी तीसरा भाग है क्रिया पदबंध, अर्थात मुख्य रूप से इस पदबंध में क्रिया की बात की जाती है। क्रिया एक प्रधान क्रिया होती है और उसके साथ अन्य क्रियाएं मिलकर के एक समग्र इकाई के निर्माण करते हैं। क्रिया के रूप में ही इसे ही क्रिया पदबंध कहते हैं। अगर उदाहरण के साथ हम इसे स्पष्ट करें तो निश्चित रूप से तथ्य सामने आता है कि राकेश छत से दिखाई दे रहा है। अगर इसे हम शब्द को, वाक्य को पुनः आगे करें कि राकेश छत से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इस वाक्य में, इस इकाई में
हम स्पष्ट देखते हैं कि दिखाई दे रहा है। दिखाई शब्द हो गया मुख्य क्रिया, देखना, और इसके परिवार को बढ़ा रहा है, दे रहा है। इस तरह से क्रिया का जो रूप है वह हम देखते हैं कि 4 पदों में हो रहा है। तो इस तरह से यह क्रिया पदबंध हुआ। अब अंतिम है क्रिया विशेषण पदबंध है। पदबंध का अंतिम भाग है क्रिया विशेषण पदबंध। इसका अभिप्राय यह है कि क्रिया का विशेषता जो बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण के रूप में जो शब्द शीर्ष स्थान पर रहे और उसी पर भाव आश्रित हो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। तात्पर्य यह है कि वाक्य के अंतर्गत क्रिया का विशेषण रूप जो होता है वह शीर्ष स्थान पर रहता है। इस इकाई में उदाहरण के साथ इसे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि अखिलेश्वर ने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। अखिलेश्वर ने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा क्रिया मुख्य हो गई, मुख्य क्रिया प्रतीक्षा हुई, और रमा की आधी रात तक यह प्रतीक्षा की विशेषता बता रहा है। इसलिए रमा की आधी रात तक यह पदों का जो समूह है यह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। और एक उदाहरण हम स्पष्ट कर सकते हैं कि बालक ने सांप को पीट पीट कर मार डाला। इस वाक्य में मारना क्रिया है, और कैसे वह मारा गया तो पीट पीट कर मारा। पीट पीट कर जो शब्द है यह क्रिया विशेषण पदबंध है। तो इस तरह से आपने समझा कि क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध क्या है। अब तथ्य है कि पदबंध और उपवाक्य में क्या छोटा सा अंतर है। दोनों ही वाक्य के भाग हैं, दोनों ही वाक्य के भाग हैं। पदबंध को हम अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं, लेकिन शब्द को, उपवाक्य को क्लॉज कहते हैं। उपवाक्य जो है सो एक वाक्य का एक भाग होता है, वह पूर्ण अर्थ की प्रतीति भी उससे नहीं होती है, लेकिन आधा जरूर जो है सो वह अर्थ बताता है। और पदबंध दूसरी तरफ पदों का समूह होता है, लेकिन इसमें केवल आंशिक भाव ही प्रकट होते हैं, पूरी भाव नहीं दिखाई पड़ती, आंशिक भाव ही प्रकट होते हैं। लेकिन जो उपवाक्य होता है उसमें आंशिक वाक्य का जो खंड होता है वह पूरा भाव, एक वाक्य का खंड पूरा भाव दिखाई देता है। वह स्पष्ट करता है कि वाक्य का जो एक भाग है वह पूरा स्पष्ट है। जैसे ज्यों ही मोहन घर गया त्यों ही वह सो गया। ज्यों ही मोहन घर गया त्यों ही वह सो गया। इस वाक्य में ज्यों ही मोहन घर गया अर्थात ये क्रिया इसके साथ जुड़ी हुई है, और एक भाव तत्व का पूरा स्पष्ट हो जाता है कि घर जाना, और दूसरे में उपवाक्य में त्यों ही सो जाना। यह अर्थात दोनों जो उपवाक्य हैं इसमें क्रिया साथ जरूर रहती है। तो इस तरह से स्पष्ट हुआ कि उपवाक्य में जो होगा क्लॉज, उसमें शब्दों का तो समूह होगा ही, लेकिन उसमें क्रिया जरूर रहती है, और वह एक अर्थ की प्रतीति जो कराता है वह भले ही पूरा वाक्य का अर्थ न हो, लेकिन जो भी अर्थ की प्रतीति कराता है वह आधा जरूर रहता है। और पदबंध में ये स्थिति हमें केवल यही देखने को मिलती है कि आंशिक भाव ही हमें प्रतीत होता है, पूरा भाव नहीं प्रतीत होता है। तो इस तरह आपने समझा कि पदबंध की विशेषता और पदबंध के भेद तथा पदबंध और उपवाक्य में सूक्ष्म जो अंतर है क्या है। यदि तथ्य ये आपको पसंद आए, अच्छे समझ में आए, तो लाइक शेयर जरूर करें,
और कमेंट करना भी ना भूलें। क्या भाव इसमें आपको अच्छा लगा, इसे शेयर करें और अच्छे तथ्य से जुड़ने के लिए तथ्य तरंग से जुड़े रहें, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य जो आएंगे तो आप उसे जल्दी से जल्दी जान सकें, उसे समझ सकें। इसी शुभकामना के साथ कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आनंद सम्यक ही प्राप्त होता इच्छानुकूल परिणाम होने में। आनंद सम्यक ही प्राप्त होता इच्छानुकूल परिणाम होने में। सच्चे इंसान सदा बनते सही निज मन मैल धोने में। सच्चे इंसान पैदा होते सही निज मन मैल धोने में। महाभारत हुआ जुआ के चलते सभी ये जानते भी हैं। महाभारत हुआ जुआ के चलते सभी ये जानते भी हैं, मगर शर्म आती नहीं उनको खिलकर प्रतिष्ठा को खोने में। मगर शर्म आती नहीं उनको खिलकर प्रतिष्ठा को खोने में, खिलकर प्रतिष्ठा को खोने में। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी स्वस्थता, सक्रियता एवं सजगता देश को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर उस बेशकीमती तथ्य से जुड़ते हैं जो कि है व्याकरण का अंश, और वह आपके परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उस टॉपिक को यदि अच्छी तरह से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त करेंगे और इस टॉपिक से आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। इसी उम्मीद से हम जुड़ते हैं उस महत्वपूर्ण टॉपिक पदबंध एवं उपवाक्य से। तो आइए सबसे पहले पदबंध जो शब्द है इसको परिभाषा की कसौटी पर कसते हैं कि पदबंध है क्या। हम जब इसे परिभाषा की कसौटी पर बांधते हैं तो तथ्य सामने आता है कि वाक्य के अंदर ही शब्द और जो शब्द के रूप होते हैं वे अलग अलग होते हैं। अगर हम पद की बात करें तो पद का तात्पर्य उस शब्द से है जो कि वाक्य में विभक्तियों के साथ प्रयुक्त हो जाता है। अर्थात शब्द ही जब विभक्ति के साथ विभक्ति युक्त होकर के वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे पद कहते हैं, और पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। अगर इसे परिभाषा की सटीक कसौटी पर बांधते हैं तो यह तथ्य सामने आता है कि जब दो या दो से अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ के साथ किसी कार्य की इकाई को रूप देते हैं तो वे पदबंध की श्रेणी में आते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम इसको भी व्यक्त कर सकते हैं कि कई पदों के योग से जो वाक्यांश बनता है वह एक ही काम के लिए नियत होता है, निश्चित होता है, वही पदबंध कहलाता है। इसी परिभाषा को डॉक्टर हरदेव बाहरी ने बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया है और उन्होंने अपनी परिभाषा व्यक्त की है कि वाक्य के उस भाग को पदबंध कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ प्रदान करते हैं, अर्थ देते हैं, किंतु वो अर्थ नहीं देते जो पूरा अर्थ वाक्य का होता है, वो पदबंध कहलाते हैं। तात्पर्य है कि वाक्य का वह भाग पदबंध है जो एक से अधिक पद आपस में समेटे हुए है और एक इकाई के अर्थ को व्यक्त करता है। जहां तक उदाहरण से हम इसे स्पष्ट करने की बात है तो इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाला धावक रेस में जीत जाता है। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि जो धावक है सबसे तेज दौड़ने वाला, अर्थात धावक की ये सबसे तेज दौड़ने वाला जो शब्द समूह है, पद समूह है, इसमें पदों का जो समूह है वह धावक की विशेषता बता रहा है। तो यह विशेषण पदबंध हुआ।
इसी तरह से मोहन अत्यंत ही सुशील और परिश्रमी है। इस वाक्य में भी हम देखते हैं कि मोहन अत्यंत ही सुशील और परिश्रमी है। अत्यंत सुशील और परिश्रमी एक इकाई का बोध करा रहे हैं। सुशील और परिश्रमी, अत्यंत, ये शब्द मिलते हैं तो एक पदबंध का निर्माण करते हैं और इकाई को व्यक्त करते हैं, जो कि मोहन की विशेषता, संज्ञा की विशेषता बतलाता है। तो इसको हम विशेषण पदबंध की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी प्रकार हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। आगे जो तथ्य है कि पदबंध की भेद कितने हैं, इस संदर्भ में हम तथ्य सामने हमारे प्रस्तुत है कि पदबंध के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है विशेषण पदबंध, तीसरा है क्रिया पदबंध और चौथा क्रिया विशेषण पदबंध। जहाँ तक संज्ञा पदबंध की बात है तो स्पष्ट तथ्य ये सामने आता है कि संज्ञा के साथ जो संज्ञा है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा होती है, उसके साथ जो समूह रहता है वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। यूँ इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी भी वाक्य में पदों का समूह जब संज्ञा के रूप में हो और एक निश्चित क्रम में अर्थ व्यक्त करे तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। अर्थात संज्ञा पदबंध का अंतिम जो पद होता है वह संज्ञा होता है, उसी पर वह आश्रित होता है, वही संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण के साथ हमें एक उदाहरण पर ध्यान देकर के समझ सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो इस वाक्य में किसने मार गिराया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। इसमें लंका के राजा रावण को इस इकाई में देखते हैं कई पद मिले हुए हैं और यह जो है सो संज्ञा पदबंध हुआ। इसी तरह से दूसरा जो भाग है विशेषण पदबंध है, अर्थात इसका तात्पर्य है कि जब किसी वाक्य में पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता नियत क्रम और निश्चित अर्थ में बताता हो तो वह विशेषण पदबंध की श्रेणी में आएगा। इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं और भाव को जान सकते हैं कि पदबंध का शीर्ष अर्थात अंतिम जो पद है वह विशेषण हो तो सभी उसी पद से आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण के साथ हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि सदैव तेज गति से दौड़ने वाली गाड़ियाँ अक्सर देर से पहुँचती हैं। सदैव तेज गति से दौड़ने वाली गाड़ियाँ अक्सर देर से पहुँचती हैं। इस वाक्य में सदैव तेज चलने वाली गाड़ियाँ, इसमें एक इकाई का बोध हो रहा है और विशेषता बता रहा है गाड़ियों की। तो इस तरह से यह विशेषण पदबंध हुआ। अगला यानी तीसरा भाग है क्रिया पदबंध, अर्थात मुख्य रूप से इस पदबंध में क्रिया की बात की जाती है। क्रिया एक प्रधान क्रिया होती है और उसके साथ अन्य क्रियाएं मिलकर के एक समग्र इकाई के निर्माण करते हैं। क्रिया के रूप में ही इसे ही क्रिया पदबंध कहते हैं। अगर उदाहरण के साथ हम इसे स्पष्ट करें तो निश्चित रूप से तथ्य सामने आता है कि राकेश छत से दिखाई दे रहा है। अगर इसे हम शब्द को, वाक्य को पुनः आगे करें कि राकेश छत से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इस वाक्य में, इस इकाई में हम स्पष्ट देखते हैं कि दिखाई दे रहा है। दिखाई शब्द हो गया मुख्य क्रिया, देखना, और इसको इसके परिवार को बढ़ा रहा है, दे रहा है।
इस तरह से क्रिया का जो रूप है वह हम देखते हैं कि 4 पदों में हो रहा है। तो इस तरह से यह क्रिया पदबंध हुआ। अब अंतिम है क्रिया विशेषण पदबंध है। पदबंध का अंतिम भाग है क्रिया विशेषण पदबंध। इसका अभिप्राय यह है कि क्रिया का विशेषता जो बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण के रूप में जो शब्द शीर्ष स्थान पर रहे और उसी पर भाव आश्रित हो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। तात्पर्य यह है कि वाक्य के अंतर्गत क्रिया का विशेषण रूप जो होता है वह शीर्ष स्थान पर रहता है। इस इकाई में उदाहरण के साथ इसे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि अखिलेश्वर ने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। अखिलेश्वर ने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा क्रिया मुख्य हो गई, मुख्य क्रिया प्रतीक्षा हुई, और रमा की आधी रात तक यह प्रतीक्षा की विशेषता बता रहा है। इसलिए रमा की आधी रात तक यह पदों का जो समूह है यह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। और एक उदाहरण हम स्पष्ट कर सकते हैं कि बालक ने सांप को पीट पीट कर मार डाला। इस वाक्य में मारना क्रिया है और कैसे वह मारा गया, तो पीट पीट कर मारा। पीट पीट कर जो शब्द है यह क्रिया विशेषण पदबंध है। तो इस तरह से आपने समझा कि क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध क्या है। अब तथ्य है कि पदबंध और उपवाक्य में क्या छोटा सा अंतर है। दोनों ही वाक्य के भाग हैं, दोनों ही वाक्य के भाग हैं। पदबंध को हम अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं, लेकिन शब्द को, उपवाक्य को क्लॉज कहते हैं। उपवाक्य जो है सो एक वाक्य का एक भाग होता है, वह पूर्ण अर्थ की प्रतीति भी उससे नहीं होती है, लेकिन आधा जरूर जो है सो वह अर्थ बताता है। और पदबंध दूसरी तरफ पदों का समूह होता है, लेकिन इसमें केवल आंशिक भाव ही प्रकट होते हैं, पूरी भाव नहीं दिखाई पड़ती, आंशिक भाव ही प्रकट होते हैं। लेकिन जो उपवाक्य होता है उसमें आंशिक वाक्य का जो खंड होता है वह पूरा भाव, एक वाक्य का खंड पूरा भाव दिखाई देता है। वह स्पष्ट करता है कि वाक्य का जो एक भाग है वह पूरा स्पष्ट है। जैसे ज्यों ही मोहन घर गया त्यों ही वह सो गया। ज्यों ही मोहन घर गया त्यों ही वह सो गया। इस वाक्य में ज्यों ही मोहन घर गया अर्थात ये क्रिया इसके साथ जुड़ी हुई है और एक भाव तत्व का पूरा स्पष्ट हो जाता है कि घर जाना, और दूसरे में उपवाक्य में त्यों ही सो जाना। यह अर्थात दोनों जो उपवाक्य हैं इसमें क्रिया साथ जरूर रहती है। तो इस तरह से स्पष्ट हुआ कि उपवाक्य में जो होगा क्लॉज, उसमें शब्दों का तो समूह होगा ही, लेकिन उसमें क्रिया जरूर रहती है और वह एक अर्थ की प्रतीति जो कराता है वह भले ही पूरा वाक्य का अर्थ न हो, लेकिन जो भी अर्थ की प्रतीति कराता है वह आधा जरूर रहता है। और पदबंध में ये स्थिति हमें केवल यही देखने को मिलती है कि आंशिक भाव ही हमें प्रतीत होता है, पूरा भाव नहीं प्रतीत होता है। तो इस तरह आपने समझा कि पदबंध की विशेषता और पदबंध के भेद तथा पदबंध और उपवाक्य में सूक्ष्म जो अंतर है क्या है। यदि तथ्य ये आपको पसंद आए, अच्छे समझ में आए, तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना भी न भूलें। क्या भाव इसमें आपको अच्छा लगा इसे शेयर करें और अच्छे तथ्य से जुड़ने के लिए
तथ्य तरंग से जुड़े रहें, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य जो आएंगे तो आप उसे जल्दी से जल्दी जान सकें, उसे समझ सकें। इसी शुभकामना के साथ कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।